सो हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज। अब देखो, बिजनेस को रन करने के लिए ना बहुत सारी सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। जैसे बिजनेस को बैंकिंग सर्विस की जरूरत पड़ती है, बिजनेस को इंश्योरेंस सर्विस की जरूरत पड़ती है अपने माल को इंश्योर करने के लिए, बिजनेस को ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है, वेयर हाउस की जरूरत पड़ती है अपने सामान को स्टोर करने के लिए, रॉ मटेरियल को स्टोर करने के लिए। तो वह कौन सी सर्विसेज है, बिजनेस उन सर्विसेज को कहाँ से ले सकता है, अगर बिजनेस को वो सर्विसेज मिलती है तो उनमें से कौन सी सर्विस लेनी चाहिए, क्योंकि हर सर्विस के अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो वो सब चीजें हम पढ़ेंगे कि बिजनेस को सर्विसेज की कैसे जरूरत है, कौन सी सर्विसेज की जरूरत है और कहाँ से वो उनको ले सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक बातें, कैसे आप इस वीडियो को देखकर मिनिमम इनपुट देकर मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये बातें मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में बोलता हूँ। अगर आपको ये बातें पहले से पता है तो आप डायरेक्टली टॉपिक 1 के ऊपर जंप कर सकते हो। सबसे पहली बात, कभी कभी चैप्टर इतना बड़ा होता है कि बच्चे को पता नहीं चल पाता कि सबसे पहले उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है, उसके बाद उसको ये पढ़ना है और इस तरीके से उसको चैप्टर फिनिश करना है। तो मैंने क्या किया है ना, मैंने हर चैप्टर को छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड किया है। अभी आपको पता होगा कि सबसे पहले आपको टॉपिक 1 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 2 पढ़ना है, उसके बाद टॉपिक 3 पढ़ना है और इस तरीके से आपको अपने चैप्टर को फिनिश करना है। सेम इसी तरीके से मैंने यूट्यूब वीडियो के अंदर भी चैप्टर बना दिए, जिससे कि आप डायरेक्टली किसी भी टॉपिक के ऊपर जंप कर सकते हो। दूसरी बात, अभी आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने के लिए वीडियो का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो में कवर किया है। तीसरी बात, इस वीडियो के अंदर जो भी आप पढ़ोगे उसके नोट्स बनाने की जरूरत आपको नहीं है। वो सारे के सारे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। फोर्थ थिंग, अगर आप कोई सा भी चैप्टर हमारे नोट्स में से पढ़ते हो और आप कोई सा भी कॉन्सेप्ट करते हुए, कोई सा भी क्वेश्चन करते हुए कहीं पे अटक जाते हो, तो उस कॉन्सेप्ट के और उस क्वेश्चन के राइट हैंड साइड में आपको एक क्लिक हियर नाम का आइकन दिखेगा। अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप उस यूट्यूब की वीडियो के उस पार्ट में पहुंच जाओगे जहाँ पे मैंने वो वाला कॉन्सेप्ट या फिर वो वाला क्वेश्चन पढ़ाया होगा। तो आप डायरेक्टली वहां से अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। और लास्ट चीज, बच्चे मुझसे कई बार पूछते हैं कि अगर वो इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो उसके अलावा भी और कुछ करने की उनको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप इस वीडियो के सारे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन सही से कर लेते हो तो आपको कुछ और करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हो। अब शुरू करते हैं अपने चैप्टर को। तो टॉपिक 1 हमारे पास आता है मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप ऑफ सर्विसेज। सबसे पहले देखते हैं सर्विसेज का मतलब क्या होता है। देखो, एक ऐसा गुड जिसको बिजनेस सेल करके प्रॉफिट कमाता है, लेकिन उस गुड को ना तो हम देख सकते, ना ही हम टच कर सकते, वो इंटेंजिबल होता है, और ना ही हम उसको हैंडल कर सकते, यानी कि एक तरफ से उठा के उधर रख सकते। एक गुड जिसको बेच के बिजनेस क्या करता है, पैसे कमाता है, प्रॉफिट कमाता है, लेकिन हम उस गुड को ना तो देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, ना ही हैंडल कर सकते हैं, और वो क्या होता है, इंटेंजिबल होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सर्विसेज बोलते हैं। सर्विसेज आर नॉन फिजिकल गुड्स इंटेंजिबल विच कैन नॉट बी टच एंड हैंडल्ड इज कॉल्ड सर्विसेज। बेसिक फीचर्स ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज के क्या फीचर्स होते हैं, इंटेंजिबल यानी कि हम उसे टच नहीं कर सकते, हम उसे देख नहीं सकते। इनकंसिस्टेंट यानी कि जब भी हमको सर्विसेज चाहिएगी हर बार हमको परफॉर्म करनी पड़ेगी, यानी कि सर्विसेज हमको परचेज करनी पड़ेगी। कैसे, देखो सपोज आपको कुछ, ये एक इंसान है ए नाम का, इसको कुछ हो गया था तो इसको डॉक्टर के जाना पड़ा। क्या करना पड़ा, इसको डॉक्टर के जाना पड़ा, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, डॉक्टर ने इसकी बीमारी को सही कर दिया। ओके, अभी 1 साल हो जाता है, ये ए नाम का जो इंसान है ना, इसको फिर से कुछ हो जाता है, तो इसको फिर से डॉक्टर के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद थोड़ा टाइम बीतता है, उसके बाद फिर इसको कुछ हो जाता है तो फिर इसको डॉक्टर के जाना पड़ेगा, अगली बार हो जाता है तो अगली बार इसको डॉक्टर के जाना पड़ेगा। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर हमें डॉक्टर की सर्विसेज चाहिए, क्या चाहिए, सर्विसेज अगर हमें डॉक्टर की चाहिए तो हर बार जब जब हमें सर्विसेज चाहिए होगी हमें जाकर लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर यहीं हम गुड्स की बात करें, गुड्स की अगर हम बात करें, सपोज मैंने एक मोबाइल खरीद लिया, क्या खरीद लिया, एक फ़ोन खरीद लिया दुकान से। अब मेरे को पहली बार उसे यूज़ करना था, मैंने फ़ोन उठाया, यूज़ कर लिया। दूसरी बार करना था, सेम फ़ोन उठाया, यूज़ कर लिया। तीसरी बार करना था, सेम फ़ोन उठाया, तीसरी बार यूज़ कर लिया।
चौथी बार, पांचवी बार, हर बार मैं सेम फोन को उठा रहा हूँ और उसको यूज कर जा रहा हूँ। लेकिन सर्विसेज के केस में क्या है, एक बार मैंने डॉक्टर से उसकी सर्विसेज ली, दोबारा जब मुझे सर्विसेज लेनी थी ना, तो दोबारा से मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, उसकी फीस देनी पड़ी। यानी कि सर्विसेज को हमें जितनी भी बार लेना होता है, बार बार हमें उसे परचेज करना पड़ता है, बार बार हमें उसे परफॉर्म करना पड़ता है। बट गुड्स के केस में क्या होता है, एक बार गुड खरीद लो, उसको बार बार हम यूज कर सकते हैं सेम गुड को। लेकिन यहाँ पे एक सर्विस सिर्फ एक बार यूज होगी, अगली बार सर्विस चाहिए तो अगली बार लेने जाओ, उसको हम क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इसके बाद इनसेपरेबल, यानी कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हमें उसका साथ साथ करना पड़ेगा। कैसे देख, सपोज एक कंपनी है जिसका नाम है जियो, एक कंपनी क्या है, उसका नाम है जियो। अब ये क्या करती है, ये टेलीकॉम सर्विसेज लोगों को देती है। क्या करती है, लोगों को टेलीकॉम सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी इनमें से एक इंसान है, इसको ना इंटरनेट चलाने की इच्छा हुई। क्या, इंटरनेट चलाने की इच्छा हुई। क्या इच्छा हुई, इंटरनेट चलाने की इसको इच्छा हुई, ठीक है। अभी इसको जब इंटरनेट चलाना होगा तो जियो के पास ना एक वेयर हाउस है। क्या है, जियो के पास एक वेयर हाउस है। जियो ने थोड़ा सा इंटरनेट वेयर हाउस में से निकाला और इसको इंटरनेट दे दिया। क्या ये पॉसिबल है, क्या इंटरनेट जियो वेयर हाउस में लिखता है, इंटरनेट जियो वेयर हाउस में नहीं लिखता। जब भी किसी भी इंसान को इंटरनेट चलाने की वो होती है, उसे इंटरनेट चलाना पड़ता है, तो जियो इंटरनेट कहाँ से लाता है, वो वेयर हाउस से नहीं निकालता, साथ के साथ उसका क्या करता है, प्रोडक्शन कर देता है। क्या कर देता है, उसका प्रोडक्शन कर देता है। तो सर्विसेज के केस में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है, जब उसे सर्विसेज सर्विसेज देनी पड़ती है, तो वो साथ के साथ क्या करता है, साथ के साथ उसे उसका प्रोडक्शन कर देता है, साथ के साथ उसको प्रोड्यूस करता है। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या डॉक्टर के पास एक वेयर हाउस है जिसके अंदर उसकी सर्विसेज पड़ी हुई है, नहीं ना। जब डॉक्टर आपको देखता है तो साथ के साथ आपको क्या देता चला जाता है, सर्विस देता चला जाता है। यानी कि सर्विस के केस में हमें क्या करना पड़ता है, साथ के साथ हमें प्रोडक्शन करनी पड़ती है और साथ के साथ दूसरे बंदे को यानी कि कस्टमर को उसका कंजम्पशन करना पड़ता है। यानी कि जो सर्विसेज होती है वो क्या होती है, इनसेपरेबल होती है। इनसेपरेबिलिटी उसके क्या होता है, फीचर होता है। इसके बाद इन्वेंट्री लेस, इसके अंदर हमें इन्वेंट्री तो रखनी नहीं होती। इसके बाद इन्वॉल्वमेंट, यानी कि जितना भी हमारे कस्टमर्स है उनको हर बार इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जैसे हमने एक डॉक्टर वाला एग्जांपल देखा था, सपोज आप पहली बार डॉक्टर के जाते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, वहाँ पे आप सर्विसेज ले लेते हो। अब आप दूसरी बार डॉक्टर के जाओगे, जब आप पहली बार गए थे तो आपने क्या ले ली, सर्विसेज ले ली, ठीक है। अभी आप डॉक्टर के जब दूसरी बार जाओगे तो क्या आप अपनी जगह अपने फ्रेंड को भेज सकते हो कि भाई एक काम कर, तू मेरी जगह चला जा और डॉक्टर से दवाई लिखवा ला, जो भी मेरे को दिक्कत है ना वो सारी डॉक्टर दवाई लिख देगा, तू मेरी दवाई ले रही हो। ऐसा हो सकता है, नहीं। जितनी भी बार आपको डॉक्टर की सर्विसेज चाहिए, आपको उतनी बार उसके पास जाना पड़ेगा। लेकिन गुड्स के केस में क्या है, ऐसा नहीं है। मैं आपको पैसे दे देता हूँ कि मेरे लिए वो वाला फोन ले आना, मैं आपको पैसे दे देता हूँ कि मेरे लिए वो वाला टैबलेट ले आना, आप लेके आ जाओगे। तो गुड्स के केस में ऐसा नहीं होता, लेकिन सर्विसेज के केस में कस्टमर को खुद पर्सनली हर बार जाके सर्विसेज लेनी पड़ती है, वो किसी और को नहीं भेज सकता। यानी कि इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन जो है कस्टमर का, वो हर बार रहेगा जितनी बार भी वो क्या लेगा, सर्विसेज लेगा। अब देखते हैं टाइप ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज कितनी टाइप की होती है। सबसे पहले बिजनेस, जो सर्विसेज बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बिजनेस सर्विसेज। सोशल सर्विसेज, जो सर्विसेज आम पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सोशल सर्विसेज बोलते हैं। इसके बाद पर्सनल सर्विसेज, जो सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को प्रोवाइड होती है। जैसे यहाँ पे एक फर्म है, ये फर्म क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को सर्विसेज प्रोवाइड करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल सर्विसेज। और अगर ये ही फर्म बहुत सारे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती तो उसको हम क्या बोलते, उसको हम बोलते सोशल सर्विसेज। इसके बाद लास्ट सर्विसेज हमारे पास आती है जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम माल को इंपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्री से, अपनी कंट्री में मंगाते हैं, या फिर जब भी हम माल को एक्सपोर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड करते हैं, जिसको हम एक सर्विस का नाम देते हैं। तो ये क्या होती है, 4 टाइप की अलग अलग सर्विसेज होती हैं। टॉपिक 2 अब हमारे पास आता है बैंकिंग सर्विसेज। बैंक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। सपोज यहाँ पे एक बैंक है, अब ये अपने बिजनेस को कैसे चलाता है, यानी कि ये प्रॉफिट कैसे कमाता है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक है, यहाँ पे क्या है, पब्लिक है। अब जब पब्लिक के पास एक्सेस मनी होता है ना, तो पब्लिक उसको बैंक को दे देती है। अब बैंक को क्यों देती है, क्योंकि ये जो बैंक है इसके बदले में इनको क्या देता है, इंटरेस्ट देता है, ठीक है।
अभी बैंक के पास बहुत सारा क्या आ गया, पैसा आ गया। बैंक के पास क्या आ गया, बहुत सारा पैसा आ गया। तो बैंक क्या करता है, इसको आगे लोन की फॉर्म में दूसरे लोगों को दे देता है। क्या कर देता है, जो दूसरी पब्लिक होती है या फिर सेम पब्लिक हो सकती है, उसको क्या कर देता है, लोन की फॉर्म में दूसरी पब्लिक को या सेम पब्लिक को दे देता है। अब वो पब्लिक क्या देती है, वो पब्लिक भी इसको इंटरेस्ट देती है। क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो ये बेसिक चीज होती है। लेकिन इसमें बैंक ने पैसा कहाँ कमाया, देखो जब बैंक लोन की फॉर्म में पैसे देता है ना पब्लिक को, तो क्या करता है, पब्लिक से जो इंटरेस्ट लेता है वो 12% का लेता है। कितना लेता है, 12% का इंटरेस्ट लेता है। अब ये जो मेन पब्लिक जिससे इसने पैसा लिया था, उसे कितना इंटरेस्ट वापस करता है, सिर्फ और सिर्फ 6%। तो इसका मार्जिन कितना बच जाता है, 6% का यहाँ मार्जिन बच जाता है बैंक के पास, जिसमें से बैंक अपना एक्सपेंस निकालने के बाद अपना प्रॉफिट अपने पास रख लेता है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि बैंक क्या करता है, पैसे कमाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बैंकिंग। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बैंकिंग बोलते हैं। अब देखते हैं बैंकिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है। एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट। क्या कर रहा है बैंक यहाँ पे, बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है। बैंक मनी को एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, जिससे कि वो उसे लैंड कर सके, फर्दर लोन दे सके या फिर फर्दर इन्वेस्ट कर सके, जिससे कि वो इंटरेस्ट कमा सके और थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें से क्या दे सके, पब्लिक को भी वापस दे सके। फ्रॉम पब्लिक रीपे ऑन डिमांड। अब देखो, लोगों ने जो पैसा दिया है, आपने जो अपने अकाउंट के अंदर पैसा जमा कराया है, आप उसे बैंक के पास मांगने जाओगे तो बैंक वापस कर देगा आपको कि मैंने तो पैसा नहीं दे रहा। ऐसा तो नहीं करेगा ना बैंक। तो बैंक क्या करेगा, आपको पैसा जब आप मांगोगे दे देगा। यानी कि बैंक को क्या करना पड़ता है, रीपे करना पड़ता है ऑन डिमांड। जब भी कस्टमर मांगेगा उसको पैसे वापस देने पड़ेंगे। अब बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, कमर्शियल, कोऑपरेटिव, स्पेसिफाइड एंड सेंट्रल बैंक। एक एक करके इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले कमर्शियल बैंक। देखो, आप अपने घर के आसपास जिन भी बैंक्स को देखते हो, जिन भी बैंक्स के अंदर नॉर्मली आपका अकाउंट होगा, वो सारे क्या होते हैं, वो कमर्शियल बैंक होते हैं। कमर्शियल बैंक वो होते हैं जो कि आम पब्लिक के लिए खुले रहते हैं, जो कि आम पब्लिक के लिए खुले रहते हैं। मीनिंग क्या होता है, डीलिंग इन मनी। जो हमने ये स्ट्रक्चर देखा था, ये किसका था, कमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर था। इस तरीके से कमर्शियल बैंक अपने पैसे कमाता है। ये क्या चलता है, गवर्न बाय इंडियन बैंकिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर इसके सारे रूल एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं कि कमर्शियल बैंक को क्या करना होता है, कैसे वो अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाता है। इसके बाद टाइप्स देख लेते हैं। दो टाइप के कमर्शियल बैंक हो सकते हैं, एक पब्लिक सेक्टर, एक प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कौन सा होता है, जिसको मेजोरिटी स्टेक ओन करती है गवर्नमेंट, और जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए काम करता है। प्राइवेट कौन सा होता है, जिसकी मेजोरिटी स्टेक कौन ओन करता है, ओन एंड मैनेज कंट्रोल बाय प्राइवेट प्रमोटर, और ये क्या करता है, ये सोशल ऑब्जेक्टिव के लिए काम नहीं करता, ये काम करता है प्रॉफिट के लिए। ठीक है, इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। सबसे पहला एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी कि ये क्या करता है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है, पब्लिक से क्या लेता है, पब्लिक से पैसा लेता है। इसके बाद लैंडिंग फंड, फर्दर क्या करता है, फर्दर लोन की फॉर्म में दूसरी पब्लिक को पैसा देता है। चेक फैसिलिटी, इसके अंदर क्या होती है, चेक की फैसिलिटी भी होती है। रेमिटेंस ऑफ फंड, जैसे एक इंसान है, उसका बहुत सारा पैसा बैंक के अंदर रखा हुआ है, अभी उस इंसान ने कुछ क्राइम कर दिया या फिर उसने कुछ ऐसी चीज कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। अभी गवर्नमेंट को उसके सारे पैसे को ब्लॉक करना है, रेमिट करना है, तो क्या करेगा, बैंक उस पैसे को रेमिट कर देगा और गवर्नमेंट को दे देगा। यानी कि अब वो इंसान अगर बैंक के पास पैसा मांगने आएगा तो बैंक बोल देगा नहीं, हम तुम्हें पैसे नहीं दे सकते, हमने तुम्हारा पैसा किसको दे दिया, गवर्नमेंट को दे दिया। उसको हम बोलते हैं रेमिटेंस ऑफ फंड। ये भी बैंक हमारे लिए कर सकता है। अलाइड सर्विसेज, यानी कि बिल पेमेंट, लोकर फैसिलिटी, अंडर राइटिंग सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसी छोटी मोटी भी बहुत सारी सर्विसेज कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, हमको देते हैं। इसके पास दूसरे टाइप का बैंक आता है जो क्या होता है, कोऑपरेटिव बैंक। कोऑपरेटिव बैंक का फंक्शन क्या होता है, सपोज यहाँ पे एक बिजनेस है। अब बिजनेस को क्या चाहिए होता है, पैसे की जरूरत होती है अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे ये जो बैंक होता है, ये बैंक क्या करता है, इसको पैसे देता है और इससे क्या करता है, इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन ये बिजनेस जो है, ये कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं, और जो कमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट होता है ना, वो बहुत ज्यादा हाई होता है। तो कोऑपरेटिव बैंक बीच में आता है और बोलता है मैं तुम्हें लो इंटरेस्ट पे लोन दूंगा, उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक। प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू मेंबर्स, यानी कि जो भी इसके बिजनेस के मेंबर्स जुड़े होते हैं कोऑपरेटिव बैंक से, उसे क्या देता है, चीप रेट में क्या देता है, बिजनेस के लिए वो देता है, क्रेडिट फैसिलिटी देता है।
इसके बाद स्पेसिफाइड बैंक कौन से होते हैं? वो बैंक जिनको गवर्नमेंट ओपन करती है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए, जैसे फॉरेन एक्सचेंज बैंक, जो भी फॉरेन करेंसी की इन्वेस्टमेंट होती है या फिर करेंसी की ट्रांजैक्शन होती है उसको कौन फॉलो करता है? फॉरेन एक्सचेंज बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक, ये किसके लिए काम करता है? इंडस्ट्री के लिए काम करता है। डेवलपमेंट बैंक, ये किसके लिए काम करता है? डेवलपमेंट के लिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ये किसके लिए काम करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। तो ये क्या होते हैं? स्पेसिफिक टाइप के बैंक होते हैं जिसको कि गवर्नमेंट खोलती है स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। इसके बाद सेंट्रल बैंक का क्या नाम होता है? इंडिया के अंदर सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके दो मेनली फंक्शन होते हैं। एक, जो हमने कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ा, उनको ये रेगुलेट करता है कि कमर्शियल बैंक आपको इस तरीके से काम करना है, आपको इंटरेस्ट इतना लेना है, आपको क्रेडिट लिमिट इतनी लगानी है, वगैरह वगैरह। दूसरी चीज क्या करता है? हम अपने पैसे किसके पास रखते हैं? कमर्शियल बैंक के पास। लेकिन क्या गवर्नमेंट अपना पैसा कमर्शियल बैंक के पास रख सकती है? नहीं। तो ये क्या करता है? गवर्नमेंट के मनी को ओन करता है। यानी कि गवर्नमेंट का बैंक कौन सा है? गवर्नमेंट किसके अंदर अपना अकाउंट खुलाती है? गवर्नमेंट अपना अकाउंट खुलवाती है आरबीआई के अंदर। तो आरबीआई के दो फंक्शन होते हैं। पहला तो कमर्शियल बैंक को ओन करना, कमर्शियल बैंक को बताना कि कैसे आप काम करोगे, वगैरह वगैरह। दूसरा, गवर्नमेंट के पैसे को अपने पास रखना, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गवर्नमेंट बैंकर। यानी कि जो गवर्नमेंट का बैंक होता है वो कौन सा होता है? आरबीआई, इसीलिए हम उसे बोलते हैं गवर्नमेंट बैंकर। इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं? सबसे पहला सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन खुलवाता है? आम पब्लिक खुलवाती है। क्यों? डिपॉजिट मनी और विड्रॉ मनी के लिए। मैं अपने घर में तो इतना पैसा नहीं रख सकता ना, तो मैं कहाँ रखता हूँ? सेविंग अकाउंट के अंदर। इसके बाद करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेसमैन खुलवाते हैं। ये स्पेसिफाइड टाइप का अकाउंट होता है जिसको कि बिजनेस के अंदर यूज करते हैं। इसके बाद रिकरिंग रिकरिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है? मनी को बार बार डालना पड़ता है। जैसे अभी आपने सुना होगा सिप के अंदर क्या होता है? हर मंथ आप 5,000 रुपए 10,000 रुपए डालते हो, और जब एंड में पैसा इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट हो जाता है, तो एंड में इकट्ठा हो गया पैसा आपको मिल जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? रिकरिंग बैंक। इसके अंदर मनी डिपॉजिट करनी पड़ती है उन रेगुलर इंटरवल, बार बार आपको मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। इसके बाद फिक्स्ड डिपॉजिट। इसके अंदर क्या करते हो? आप अपना बहुत सारा पैसा एक साथ डाल देते हो, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहता है एक स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। पीरियड कितना भी हो सकता है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। उसके बाद वो सारा पैसा प्लस इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। वो हम पैसा किसके अंदर डालते हैं? फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट के अंदर। इसके बाद मल्टीपल डिपॉजिट। ये क्या होता है? करंट और सेविंग अकाउंट का मिक्सचर होता है। थोड़े से फीचर करंट अकाउंट के होते हैं, थोड़े से फीचर सेविंग अकाउंट के होते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल डिपॉजिट बैंक्स। अब टाइप ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। बैंक हमें कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? सबसे पहले बैंक ड्राफ्ट। देखो, एक तो हमें पता है कि बैंक एक चेक की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? चेक की फैसिलिटी। लेकिन चेक से ही सिमिलर होता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? आप बैंक के पास जाते हो, आपके अकाउंट में सपोज 10,000 रुपीज है, आपको 9,000 रुपीज का क्या बनाना है? बैंक ड्राफ्ट बनाना है। तो आप क्या बोलते हो? बैंक से बोलते हो, बैंक देखो मेरे पास 10,000 रुपये है, मुझे 9,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट बनाना है। अब आप मेरे अकाउंट में चेक कर लो और 9,000 रुपये का मुझे बैंक ड्राफ्ट बना के मेरे पास दे दो। तो बैंक ऐसा करके आपको दे देता है। अब इससे होगा क्या? सेम आप चेक भी तो बना सकते थे ना, 9,000 रुपये का। बैंक ड्राफ्ट क्यों बनवाया? भाई देखो, चेक आप बनवाओगे, दूसरे इंसान को दोगे, उसे क्या पता आपके बैंक के अंदर पैसे हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे जो बैंक है उसने चेक कर लिया आपके अकाउंट के अंदर पैसे हैं या नहीं। तो ये चेक से ज्यादा रिलायबल होता है दूसरे इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक इसके अंदर क्या कर लेता है? चेक कर लेता है कि हाँ भाई, उस इंसान के अंदर इतने पैसे हैं। उसको हम बोलते हैं बैंक ड्राफ्ट। इसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट। सपोज आपके अकाउंट के अंदर 1,000 रुपए हैं, अब आपको 1,100 रुपए खर्च करने हैं। कितने खर्च करने हैं? 1,100 रुपए खर्च करने हैं। तो आप 100 रुपए कहाँ से लाओगे? 100 रुपए थोड़ी देर के लिए आप बैंक से उधार ले लोगे। अगली बार जब भी बैंक के अंदर आप पैसे डालोगे तो बैंक क्या करेगा? अपने 100 रुपए काट लेगा। उसके लिए हो सकता है बैंक आपसे थोड़ा सा इंटरेस्ट ले, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट। इसके पास कैश क्रेडिट यानी कि आपके जो क्रेडिट कार्ड वगैरह होते हैं, आप उस पर उधार पे कैश निकाल सकते हो बैंक से थोड़ी देर के लिए। ई बैंकिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। जो भी इंटरनेट के थ्रू बैंक आपको सर्विसेज देता है उसको हम क्या बोलते हैं? ई बैंकिंग बोलते हैं। तो वो वाली सर्विसेज भी कौन देता है? बैंक। तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? बैंकिंग सर्विसेज के अंदर वो वाली सर्विस भी आती है। अब देखते हैं ई बैंकिंग क्या होता है। ई बैंकिंग मैंने अभी आपको बताया, जो भी बैंक इलेक्ट्रॉनिकली आपको सर्विस देगा, इंटरनेट के थ्रू आपको सर्विस देगा, उसको हम बोलेंगे ई बैंकिंग। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी यूजर विद अ पीसी और ब्राउजर कनेक्टेड टू द बैंक वेबसाइट परफॉर्म एनी वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन टू द बैंक सर्विसेज। यानी कि अगर आप वर्चुअली बैंक की सर्विसेज ले रहे हो तो उसको हम क्या बोलेंगे?
ई बैंकिंग बोलेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? बेनिफिट्स दो इंसान को हो सकते हैं। सबसे पहला कंज्यूमर को कुछ बेनिफिट्स हो सकता है और बैंक को कुछ बेनिफिट हो सकता है। तो कंज्यूमर को क्या क्या बेनिफिट होते हैं? सबसे पहला 24 आवर 365 डेज ये हमेशा आपको अवेलेबल रहेगा। बैंक तो केवल दिन में खुलेंगे, लेकिन ऑनलाइन आप रात को भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। इसके बाद ट्रांजैक्शन फ्रॉम ऑफिस या हाउस, अगर आपको बैंक से कुछ काम है तो बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। ई बैंकिंग के थ्रू आप कहीं से भी कोई भी सर्विसेज ले सकते हो। इसके बाद फाइनेंशियल डिसिप्लिन, यानी कि सपोज आपको आज कोई बैंक के अंदर काम है लेकिन आज आपको टाइम नहीं है जाने का, तो आप क्या कर सकते हो? ई बैंकिंग ले सकते हो। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? आपका जो फाइनेंस है वो डिसिप्लिन में चलेगा। अगर कोई सर्विस आपको आज चाहिए तो आज आप उसे ले सकते हो। इसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस टू बैंक, अब आप बैंक में कितनी बार जा सकते हो? एक दिन में एक बार चले जाओगे, मैक्स टू मैक्स 2 बार चले जाओगे, लेकिन यहाँ से तो आप सर्विस चाहे कितनी बार ले लो, 10 बार ले लो, 20 बार ले लो, यहाँ पे तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अनलिमिटेड एक्सेस होता है बैंक का आपके पास एज अ कंज्यूमर। इसके बाद बैंक को क्या क्या फायदे होते हैं? सबसे पहले कॉर्पोरेटिव एडवांटेज, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, यानी कि जितना भी कंपटीशन है उसके अंदर क्या होता है? बैंक आगे रहता है अगर ई बैंकिंग की सर्विसेज आपको देता है। उसके बाद अनलिमिटेड नेटवर्क, यानी कि सपोज एक बैंक है जिसकी जो ब्रांच है ना वो केवल और केवल इंडिया में है, तो ये कौन से कस्टमर को अपने पास ला सकता है? कौन से कस्टमर को अपनी सर्विसेज दे सकता है? केवल और केवल इंडिया की सर्विस, इंडिया के कस्टमर्स को। लेकिन ये ई बैंकिंग की सर्विसेज देता है। ई बैंकिंग के थ्रू ये क्या करता है? सर्विसेज देता है। अब अगर ये ई बैंकिंग के थ्रू सर्विसेज दे रहा है तो जरूरी है कि इसकी ब्रांच इंडिया में तो इंडिया में देगा, ऐसा तो नहीं है ना। ई बैंकिंग तो दुनिया में हर जगह चल सकती है। तो इसका जो नेटवर्क है ना, इसका जो कस्टमर बेस है वो पूरी दुनिया हो सकता है। कब? अगर ये ई बैंकिंग के थ्रू सर्विसेज देता है। अनलिमिटेड नेटवर्क इसको मिल सकता है। इसके बाद लोड रिड्यूस, जो बैंक होता है अगर उसे ब्रांच ओपन करनी है कितना सारा पैसा लगता है, ई बैंकिंग में उतना पैसा नहीं लगता। तो इसका क्या हो जाता है? लोड भी रिड्यूस हो जाता है, इसकी कॉस्ट भी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो ये कुछ फायदे होते हैं कस्टमर को और बैंक को, किसके? ई बैंकिंग के। अब देखते हैं डिजिटल पेमेंट और ई पेमेंट क्या होता है। अभी हमने क्या देखा? ई सर्विसेज, यानी कि इंटरनेट के थ्रू बैंक आपको कुछ सर्विसेज देता है। अब आप इंटरनेट के थ्रू अपने पैसे को इधर से उधर, उधर से इधर पहुंचाओगे, उसको हम बोलेंगे डिजिटल पेमेंट। पेमेंट थ्रू डिजिटल मोड, ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूटेड ऑनलाइन, जो भी ट्रांजैक्शन आप ऑनलाइन एग्जीक्यूट करोगे उसको हम बोलेंगे डिजिटल पेमेंट। डिजिटल पेमेंट कितने टाइप की होती है? सबसे पहला यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई, इसको हम सब यूज करते हैं। इसको हम कैसे करते हैं? एक मोबाइल ऐप के थ्रू यूज करते हैं। आधार अनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, इसको हम क्या करते हैं? अपने आधार कार्ड के हेल्प से करते हैं। कस्टमर नीड आधार नंबर टू पे, आधार नंबर क्या होता है? आधार नंबर आपके बैंक से लिंक होता है। अगर आप आधार नंबर के थ्रू ये वाली पेमेंट करते हो तो आपके बैंक में से डायरेक्टली पैसा डिडक्ट हो जाता है। अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा, इसके अंदर क्या होता है? आपको ना तो इंटरनेट की जरूरत है, ना ही आपको किसी स्मार्टफोन की जरूरत है। आपको क्या करना है? *99# डायल करना है अपने मोबाइल के अंदर और उससे क्या कर सकते हो? आप पेमेंट कर सकते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? अनस्ट्रक्चर सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। इसके बाद कार्ड्स की सर्विसेज आपको कुछ मिलती है, जैसे क्रेडिट कार्ड हो गया। क्रेडिट कार्ड क्या होगा? उधार पे आप थोड़े से पैसे ले सकते हो बैंक से। इसके बाद डेबिट कार्ड क्या हो गया? आपके जितने भी बैंक में पैसे हैं आप किससे पे कर सकते हो? डायरेक्टली डेबिट कार्ड से पे कर सकते हो। प्रीपेड कार्ड क्या होता है? आप थोड़े से पैसे डाल के एक कार्ड के अंदर डलवा देते हो। जैसे आपका ये एक प्रीपेड कार्ड है, आपने इसके अंदर 10,000 रुपीज़ का रिचार्ज करा दिया। अब ये क्या होगा? जब भी आपको किसी शॉप पे कहीं पे भी पैसे देने होंगे तो आप क्या कर सकते हो? इस कार्ड से पैसे दे सकते हो। उसको हम बोलते हैं प्रीपेड कार्ड। इसके बाद ई वॉलेट या मोबाइल वॉलेट, ये क्या होते हैं? मोबाइल के अंदर आपके एक डिजिटल वॉलेट होते हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हो, जैसे पेटीएम वॉलेट। डिजिटल वर्जन हो फिजिकल वॉलेट, जो आपका फिजिकल वॉलेट होता है उसको क्या होता है? डिजिटल वर्जन ये होता है, उसके अंदर आप पैसे डालते हो अपने बैंक से और कभी भी उस वाले वॉलेट से आप पे कर सकते हो। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं डिजिटल पेमेंट के? सबसे पहले इजी एंड कन्वीनियंट, ये क्या होता है? इजी और कन्वीनियंट होता है। अभी आपको वॉलेट लेने की जरूरत नहीं है, कैश लेके घूमने की जरूरत नहीं है, ईजी होता है, कन्वीनियंट होता है। एनीवेयर, कहीं भी ये चल सकता है। डिस्काउंट, अगर आप ऐसे पेमेंट करते हो, डिजिटल पेमेंट करते हो तो बहुत सारे आपको डिस्काउंट के ऑफर भी मिल जाते हैं। रिटर्न रिकॉर्ड, आप पेमेंट करते हो तो आपके पास एक पासबुक आती है, पेटीएम के अंदर आती है, गूगल पे के अंदर आती है, जिससे कि आपको पता चल सकता है कि आपने कहाँ कहाँ पेमेंट किया है। इसके बाद लेस रिस्क, यानी कि जो आपका रिस्क होता है वो भी कम होता है। कैश आपका खो सकता है, यहाँ से पैसे आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर पेमेंट फेल भी हो जाती है तो आपके पास पैसे क्या आ जाते हैं? रिटर्न आ जाते हैं विद इन 48 आवर्स।
इसके बाद ड्रॉबैक, क्या क्या इसके फायदे नहीं है। सबसे पहला, डिफिकल्ट नॉन टेक्निकल पर्सन, अगर कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो उसके लिए क्या आ सकती है, डिफिकल्टी आ सकती है। रिस्क ऑफ डाटा थेफ्ट, आपका डाटा जो है वो चोरी हो सकता है, आपके जो कार्ड के नंबर है वो चोरी हो सकते हैं, जो एटीएम का पिन है वो भी आपका क्या हो सकता है, चोरी हो सकता है। ओवर स्पेंडिंग, कभी कभी क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से जब हम पैसे देते हैं तो ओवर स्पेंड कर देते हैं। ये तो नॉर्मली हम सबके साथ होता है, मेरे साथ पिछले महीने हुआ था। मेरे को जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी वो सारी चीज़ें मैंने अपनी खरीद ली, क्यों? क्योंकि मेरे पास क्रेडिट कार्ड था। तो क्रेडिट कार्ड से हम क्या कर देते हैं, ओवर स्पेंडिंग भी कभी कभी कर देते हैं। जिन की चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो चीज़ भी कभी कभी हम खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट से पैसे देते हैं। डिजिटल पेमेंट से हमें जब पैसे देते हैं तो हमें वो फील नहीं आती कि हम पैसे दे रहे हैं। टॉपिक 3 हमारे पास आता है इंश्योरेंस सर्विसेज। सबसे पहले देखते हैं इंश्योरेंस सर्विसेज होती क्या है। देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, 100 लोग हैं जिनके पास कार है, अपनी अपनी एक एक कार है। अब इन सब लोगों को क्या चाहिए ना, इन सब लोगों को चाहिए कि अगर हमारी कार का कुछ हादसा हो जाता है, कार टूट फूट जाती है, तो वो सही करवा दे दे इंश्योरेंस कंपनी। तो यहाँ पे एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये इन लोगों के पास जाते हैं, ये सारे लोग इस इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं और जाके बोलते हैं, कितने 100 लोग इसके पास जाके बोलते हैं कि हमें आपका इंश्योरेंस चाहिए 1000 रुपये में। कितने चाहिए? 1000 रुपये में इंश्योरेंस चाहिए। कंपनी बोलती है ठीक है 1000 रुपये में इंश्योरेंस दे दो। कंपनी के पास टोटल पैसे कितने आए? 1 लाख रुपए के टोटल पैसे आ गए। ठीक है, अभी कंपनी क्या करेगी, सपोज ये जो इंसान है इसकी कार टूट फूट जाती है, इसकी कार में 10,000 रुपये का खर्चा आता है, इसकी कार भी टूट फूट जाती है, इसकी कार में 20,000 रुपये का खर्चा आता है, इसकी भी टूट फूट जाती है, इसके में कितना खर्चा आता है? 5,000 का इसके में खर्चा आ जाता है। तो टोटल खर्चा कितना आ गया? 35K का खर्चा आ गया, 35,000 का टोटल खर्चा आ गया। कंपनी के पास कितने थे? 1,000 रुपये। खर्चा कितना आया है? 35 का। तो कंपनी का यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो गया, मतलब कि कंपनी ने कितना कमा लिया? कंपनी ने कमा लिया 65,000 रुपीज़ कंपनी ने कमा लिया। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो पैसा कमाती है और इस पूरी सर्विसेज को, जो ये इंश्योरेंस कंपनी इन लोगों को सर्विस दे रही है, अगर इनकी कार टूट फूट रही है तो इनको कंपनसेशन दे रही है, या फिर एटलीस्ट इनको श्योरिटी दे रही है, अगर टूटेगी फूटेगी तुम्हारी कार तो हम तुमको पैसा दे देंगे। ये सारी सर्विसेज को हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस सर्विसेज हम बोलते हैं। लॉस टू बी कॉज्ड बाय अनसर्टेन इवेंट, कोई ऐसा इवेंट जिनके बारे में हमको पता नहीं है, जो कि फ्यूचर में हो सकता है। स्पेंड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों में हम उसको फैला देते हैं, बहुत सारे लोगों से पैसा लेते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। अगर उनकी कार को या कोई भी जो भी इंश्योरेंस उनका टाइप होगा, अगर उसको कोई भी नुकसान होता है तो हम उसे पैसा वो वाले दे देते हैं, जो हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ है उसमें से थोड़ा सा पैसा निकाल के हम उन लोगों को दे देते हैं। इसके बाद, a contract one party agreed in return for consideration to pay an agreed amount to make a loss, damage or injury to someone of the value, यानी कि अगर आपको किसी को पैसे देने हैं, इंश्योरेंस कंपनी को किसी को पैसे देने हैं, तो वो कहाँ से पैसे देती है? जो भी उसने लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसे लिए हैं। इसके बाद, जो भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है लोगों के और कंपनी के बीच में, उसको हम बोलते हैं पॉलिसी। तो हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? इंश्योरेंस पॉलिसी किसी भी इंसान ने ली हुई है, किसी भी चीज की या खुद की। इसके बाद, पर्सन हुज रिस्क इज इंश्योर्ड, जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योर्ड बोलेंगे। जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी दी है उस कंपनी ने, उस फर्म ने, उसको हम क्या बोलेंगे? इंश्योरर बोलेंगे। यानी कि जो पॉलिसी को देगा, जो कंपनी पॉलिसी को देगी उसको हम बोलेंगे इंश्योरर, जो इंसान पॉलिसी को लेगा उसको हम बोलेंगे इंश्योर्ड पर्सन। इसके बाद, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एन इंडिविजुअल और अ पर्सन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस क्या है? इंश्योरेंस के बेसिक प्रिंसिपल क्या है? चूज अ स्पेंड डेफिनेट अमाउंट सम इन प्लेस ऑफ पॉसिबल ह्यूज लॉस। देखो, अगर मेरा वेयर हाउस है, जैसे मेरा क्या है, एक वेयर हाउस है, मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर मेरा एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है। ठीक है, अभी उस वेयर हाउस के अंदर ना बहुत ज़्यादा सामान पड़ा रहता है। ये वेयर हाउस है, ये बहुत बड़ा वेयर हाउस है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा सामान पड़ा होता है। अभी कल ही इसके अंदर 1 करोड़ रुपए का सामान पड़ा था। कितना? 1 करोड़ रुपए का सामान पड़ा था। अब देखो, ये इंसान क्या चाहता है, जिसका ये वेयर हाउस है, ये सोचता है कि यार मेरे को ना दिमाग का झंझट नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं करना, मैं ना हर महीने या फिर हर साल 10,000 रुपये कंपनसेशन दे दूंगा, सॉरी प्रीमियम दे दूंगा, लेकिन यार मुझे रिस्क नहीं चाहिए। कल को वेयर हाउस में आग लग जाती है या वेयर हाउस में कुछ भी हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो मेरे सामान को कुछ नहीं होना चाहिए। उसका हो भी जाए तो जो ये मेरे पैसे 1 करोड़ रुपए मैंने लगाए हुए हैं उसमें मेरे को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है किसका? इंश्योरेंस का। एक इंसान सोचता है कि यार ये 10,000 रुपये मैं देने को तैयार हूँ, ये मैं दे सकता हूँ, एक स्मॉल अमाउंट में हर महीने हर साल दे सकता हूँ, लेकिन जो मेरा रिस्क है वो क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। जो ये मेरे 1 करोड़ रुपए का माल रखा हुआ है या जितने भी पैसों का मेरा चीजें लगी हुई है उसके ऊपर कोई रिस्क नहीं आना चाहिए। हाँ,
थोड़ा बहुत अमाउंट मैं उसे दे दूंगा। तो ये क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है इंश्योरेंस का, इसीलिए लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, इंश्योरेंस से क्या हो जाता है, हमारा रिस्क भी मैनेजमेंट हो जाता है। एसोसिएट, कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी अलग अलग टाइप की कंपनीज इंश्योरेंस का बिजनेस क्या कर सकती है। चाहे वो एसोसिएशन हो वो भी कर सकती है, कॉरपोरेशन हो वो भी, ऑर्गेनाइजेशन हो वो भी क्या कर सकती है, इंश्योरेंस का बिजनेस कर सकती है। अब देखते हैं इनके फंक्शन, इंश्योरेंस कंपनी के क्या क्या फंक्शन होते हैं। सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, यानी कि आपकी अगर कार में कुछ भी होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पेमेंट करेगी ही करेगी। ये बात सर्टेन है, ये बात पक्का है कि जो कार की जो कंपनी है इंश्योरेंस की, वो आपकी कार को ठीक कराएगी अगर आपने कार का इंश्योरेंस उस पर्टिकुलर कंपनी से लिया हुआ है। सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट, पेमेंट की क्या होती है, गारंटी होती है। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, आपका जो फ्यूचर में लॉस हो सकता है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है क्या, इंश्योरेंस सर्विसेज। इसके बाद रिस्क शेयरिंग, आप क्या कर देते हो, अपना रिस्क शेयर कर देते हो इंश्योरेंस कंपनी से। आपकी कार को कल कुछ भी हो सकता है, आपके बिजनेस के अंदर कल कुछ भी हो सकता है, वेयर हाउस में कल आग भी लग सकती है, तो आपका क्या है, एक रिस्क है, आप इस रिस्क को क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, किसके साथ, इंश्योरेंस कंपनी के साथ। असिस्ट कैपिटल फॉर्मेशन, अब आपको डर नहीं लगेगा कि अपने वेयर हाउस में मैं ज़्यादा सामान नहीं रख सकता, रख लो जितना सामान रखना है, कल को आग लग गई तो इंश्योरेंस कंपनी तो बैठी है ना, तो क्या कर सकते हैं हम, अपना कितना भी स्टॉक रख सकते हैं, अपनी कैपिटल क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। अब प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस करने के क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस हो सकते हैं। सबसे पहले गुड फेथ, ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी फेक पॉलिसी बेचते कि अगर तुमको कुछ हुआ ना तो हम कंपनसेशन दे देंगे, हम पेमेंट कर देंगे, तुम्हारी कार को कुछ भी होता है हम पेमेंट कर देंगे, कल को कंपनी बोल रही है मैं तुम्हें नहीं जानती, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड फेथ में कंपनी हमेशा काम करे, और जो लोग हैं वो भी गुड फेथ में लें। लोग ऐसा नहीं होना चाहिए अरे 10 दिन बाद तो मेरी कार चोरी होने वाली है, ये काम करूँगा मैं खुद चोरी करवा दूंगा अपनी कार को, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड फेथ में काम होना चाहिए, सबसे पहला प्रिंसिपल, सबसे पहला रूल एंड रेगुलेशन आता है इंश्योरेंस का। इसके बाद इंश्योरेबल इंटरेस्ट, देखो सपोज मेरी एक कार थी ऐसी बेकार पड़ी हुई थी, मैंने कहा यार ये बेकार पड़ी रहती है, एक काम करता हूँ इसका इंश्योरेंस करा लेता हूँ, और कल को अगर ये चोरी भी हो गई ना तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेरा तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, ये तो बेकार पड़ी हुई है, ऐसी पड़ी हुई है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस भी चीज़ का आप इंश्योरेंस लेते हो, खुद का लेते हो, फैमिली का लेते हो, हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, फायर इंश्योरेंस या फिर कोई भी अलग टाइप का आप इंश्योरेंस लेते हो, तो उसमें क्या होना चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप अपनी कार का इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपकी कार में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको होना चाहिए कि यार ये कार मेरे लिए ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो उस कार को कुछ भी हो जाएगा, ऐसे तो सब कंपनसेशन लेने आ जाएंगे, तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद इंडेमनिटी, इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है, अगर जो इंश्योरेंस कंपनी, बेसिक चीज़, अगर हमने इस इंसान ने इससे इंश्योरेंस लिया था किसके बदले, प्रीमियम के बदले, इसकी कार में कल को कुछ हो जाता है, क्या हो जाता है, इसकी कार में कल को कुछ हो जाता है, तो ये क्या करेगा, इस कार का पैसा इसको देना पड़ेगा, किसको, इंश्योरेंस कंपनी को। उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी यानी कि जो आपने गारंटी दी है, जो कंपनी ने गारंटी दी है पैसे देने की, उसको क्या करनी पड़ेगी, उसको वह गारंटी निभानी पड़ेगी, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसके बाद कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन यानी कि बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के कंट्रीब्यूट करेंगे, और अगर किसी भी इंसान को की कार को कुछ भी होता है, उस इंसान को कुछ भी होता है, जो भी उसने इंश्योरेंस लिया हुआ है उसके बेस पे, उसके रिगार्डिंग कुछ भी होता है, तो उस सारे पैसे में से थोड़ा सा पैसा निकाल के उन लोगों को वापस दिया जाएगा, उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। सबरोकेशन, सबरोकेशन यानी कि सपोज एक कंपनी है, उसमें क्या हो गया, आग लग गया कंपनी के अंदर। अभी जो वेयर हाउस था ना, वेयर हाउस के अंदर 1 लाख रुपए का सामान था, कितना, 1 लाख रुपए का सामान था। अब वो जल गया, लेकिन जो जल जाता है सामान, उसमें से भी थोड़ा सामान तो सही निकल सकता है, तो क्या हो जाएगा, 10,000 रुपए का सामान उसमें से सही निकल गया, ठीक है। अभी जो कंपनसेशन कंपनी है ना, वो बोल रही है कि हम आपको 1 लाख रुपए नहीं देंगे, आपको केवल और केवल 90,000 रुपीज देंगे। तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये जो 10,000 रुपए का सामान बच गया, उसको तो कोई डैमेज नहीं हुआ ना, जिस चीज का डैमेज हुआ है उसके पैसे वो देने को तैयार है, लेकिन जो 10,000 रुपए बच गए उसको तो कुछ नहीं देना ना होगा। तो क्या करना है, केवल 1 लाख में से 10,000 का अगर सामान बच गया तो केवल और केवल 90,000 रुपीज देनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, सबरोकेशन बोलते हैं। इसके बाद कोज प्रोक्सिमा यानी कि प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली फॉर लॉस कॉज्ड बाय पेरेंट्स, यानी कि जो भी आपका इवेंट हुआ है, जिसकी भी वजह से आपका लॉस हुआ है, या फिर आपके कार को कोई चोट पहुंची, आपकी हेल्थ खराब हुई है, वो इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए कि फ्यूचर में वो इवेंट होने वाला है। जैसे कि मुझे एक शक्ति मिल गई और मेरे को पता चल गया कि 10 दिन बाद या 1 महीने बाद मेरी तबीयत खराब होने वाली है,
तो मैं क्या करता हूँ, आज भाग के जाता हूँ, एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेता हूँ। अब 10 दिन बाद मेरी तबीयत खराब हो गई, तो क्या ये चीज़ सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। एक ऐसा इवेंट जिनका हमें पता है कि फ्यूचर में वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, केवल और केवल उस इवेंट के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, कोज़ा प्रोक्सिमा। इसके बाद मेटिगेशन। मेटिगेशन यानी कि ड्यूटी ऑफ इंश्योरर टू टेक रीजनेबल स्टेप। सपोज मेरे वेयर हाउस था, उसके अंदर 1 लाख का सामान था। कितना? 1 लाख का सामान था। उसके अंदर आग लग गई, मेरे को पता चल गई। मैं वहां पे गया, मैंने कहा यार इस आग को मैं बुझा तो सकता हूँ, लेकिन बुझाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो तो मुझे सारा पैसा दे देगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से कोई स्टेप ले सकते हो लॉस को मिनिमाइज करने में, लॉस को कम करने में, 1 लाख का जो आपका माल पड़ा हुआ है उसमें से आपने 10,000 रुपए का अगर आप बचा सकते हो, तो आपकी ये ड्यूटी बनती है कि आप 10,000 रुपए के माल को बचाओ। अगर कल को कंपनी को पता चलता है कि आपने ये ड्यूटी अपनी नहीं निभाई या आपने कुछ गलत कर दिया, आप बचा सकते थे, आपने नहीं बचाया, तो जो कंपनी है हो सकता है वो भी आपको कंपनसेशन ना दे। इसके बाद टाइप ऑफ इंश्योरेंस। ये सब क्या थे? ये सब थे प्रिंसिपल्स, यानी कि ये सारी बातें कंपनी को और कस्टमर को ध्यान में रखती होती है इंश्योरेंस सर्विसेज लेते हुए। इसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। इसके अंदर अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो थोड़ा सा कंपनसेशन, थोड़े से पैसे दिए जाते हैं उसकी फैमिली को, चाहे उसके बच्चे हो सकते हैं, उसकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड स्पाउस हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर किसी इंसान की डेथ हो जाती है किसी भी अनसर्टेन इवेंट पे, ऐसा इवेंट जो कि नहीं पता था हो सकता है, उसमें लाइफ इंश्योरेंस काम आता है और कंपनी क्या देती है? कंपनसेशन देती है। लाइफ इंश्योरेंस के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला, ऑल एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इनलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मुझे पता है कि मुझे ना जैसे कोई इंसान है, अभी मैं अपने ऊपर नहीं बोलता, कोई इंसान है उसको पता है उसको कैंसर है, लेकिन उसने इंश्योरेंस कंपनी को नहीं बताया। उसने उसको पता है कि वो केवल और केवल 1 साल जिएगा, उसने 5 साल का इंश्योरेंस ले लिया। क्या ले लिया? 5 साल का इंश्योरेंस ले लिया। अब क्या हुआ कि इसको तो पता था 1 साल में मैं मरने वाला हूँ, मेरा कैंसर है, तो कंपनी को उसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। नहीं देगी कंपनी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये इनवैलिड था, यानी कि उसने एक इंफॉर्मेशन छुपाई, जिसकी वजह से हमने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या है? इनलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब कि ऑल एसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रेजेंट वैलिड होना चाहिए, जो पॉलिसी है वो वैलिड होनी चाहिए, ना कि इनलीगल होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हमें पता है इंश्योरेंस क्या होना चाहिए, गुड फेथ में ऐसा नहीं होना चाहिए कोई स्कैम करने के मोटिव से इंश्योरेंस ले ले। इसके बाद इंश्योर्ड इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ एश्योर्ड, यानी कि अगर सपोज किसी इंसान का मैं इंश्योरेंस ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ? लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, तो ये जो इंसान है ना इसके अंदर मेरा इंटरेस्ट होना चाहिए। इस इंसान का खुद में भी अपने आप में अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है ये पागलों की तरह रोड पे चलता है, ऐसा तो ये किसी ना किसी दिन मर ही जाएगा ना, इसका खुद में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। उसके बाद नोट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? सपोज आपकी ये चीज़ है, आपने इसका इंश्योरेंस लिया था, अब इसको कुछ भी हो जाता है तो यहाँ पे जो ये कंपनी है ना इसका सारा का सारा पैसे देगी। इसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब कोई चीज़ को कुछ होता है तो आप देख सकते हो 10,000 का 10,000 का मेरा नुकसान हुआ है, 10,000 कंपनी से ले लो। 20,000 की मेरी कार में नुकसान हुआ है, 20,000 कंपनी से ले लो। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में आप क्या देखोगे? एक इंसान मर जाता है, उसकी लाइफ का अंदाजा कैसे लगाओगे कितनी इंपॉर्टेंट लाइफ थी? तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं आता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंश्योरेंस के हर टाइप में आएगा, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या थे? एलिमेंट थे किसके? लाइफ इंश्योरेंस के। और देखते हैं अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस, यानी कि अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के पास आपको जाना पड़ता है, तो वो सारा खर्चा कौन देती है? कंपनी देती है, उसको हम हेल्थ इंश्योरेंस बोलते हैं। फायर इंश्योरेंस, अगर आपका वेयर हाउस है, आपका घर है, आपने उसका फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है, वहाँ पे फायर की वजह से कोई दिक्कत हो जाती है, कुछ चीज़ों का आपका नुकसान हो जाता है, तो आप क्या ले सकते हो? कंपनी से कंपनसेशन ले सकते हो। इसके एलिमेंट क्या होते हैं? इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। आपका जो घर है उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए घर तो अबेंडेंट पड़ा हुआ था, मेरा घर तो ऐसे ही पड़ा हुआ था, इसमें आग लग जाएगी, चलो एक काम करता हूँ इंश्योरेंस ले लेता हूँ और खुद से आग लगा दूंगा, फिर मुझे कंपनसेशन मिल जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका घर में इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद गुड फेथ, आप इसे गुड फेथ में करने चाहिए। स्कैम के उसमें आप इंटरेस्ट लेने मत जाना, आप कंपनसेशन लेने मत जाना, इंश्योरेंस आप स्कैम करके मत लेना। इसके बाद स्ट्रिक्ट इंडेमनिटी, इसके अंदर इंडेमनिटी फॉलो होते हैं, यानी कि अगर आपका ये घर है और आपका ये जो घर में आग लग जाती है, क्या लग जाती है? आग लग जाती है, तो आग की वजह से जो भी नुकसान होगा वो क्या करेगी? कंपनी देगी। चाहे वो 10,000 का नुकसान हो या 10 लाख रुपए का नुकसान हो, कंपनी को वो पैसा देना पड़ेगा एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ योर पॉलिसी। इसके बाद
फायर इज कॉस्ट। अब देखो घर को सपोज और कोई डैमेज हुआ, मान लो अर्थक्वेक आ गया, आपका फायर इंश्योरेंस था, आप पहुंच गए लेने कि भाई देखो मेरा फायर इंश्योरेंस था, लाओ मुझे पैसे तो घर का नुकसान हो गया। ऐसा नहीं होगा। जो डैमेज होना चाहिए, जो कोज होना चाहिए, जो लॉस होना चाहिए आपका, वो सिर्फ और सिर्फ फायर की वजह से होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। इसके बाद मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस क्या होता है? सपोज आपको यूएसए से सामान मंगाना है, तो कुछ सामान मंगाना है इंडिया में, तो वो सामान कैसा आएगा? शिप के थ्रू आएगा, कार्गो के थ्रू आएगा, वाटरवेज के थ्रू आएगा। तो यूएसए से अगर आपको इंडिया में सामान मंगाना है तो आप कार्गो के थ्रू मंगाते हो, शिप के थ्रू मंगाते हो। अब मान लो रास्ते में कुछ हो गया, तूफान आ गया पानी का, तो क्या होगा? वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, आपका सामान डेंजर में आ सकता है। तो उसके लिए हम मरीन इंश्योरेंस लेते हैं कि हम कंपनी को 10,000 रुपये पे कर रहे हैं। अब जो मेरा यूएसए से सामान आ रहा है ना, उसको कुछ भी होता है तो कंपनी को मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहला इंडेमनिटी, यानी कि जितने पैसों का नुकसान होगा कंपनी उसे वापस देगी। गुड फेथ स्कैम के मोटिव से आपको नहीं लेना इंश्योरेंस। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो सामान आ रहा है अगर मान लो आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही है, वो चाहे खराब भी हो जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसका इंश्योरेंस आप नहीं ले सकते। कॉस्ट कवर्ड बाय पॉलिसी, सपोज आपने 1,00,000 का इंश्योरेंस लिया था कि जो मेरा सामान है उसकी कीमत कितनी है? 1,00,000 रुपए कीमत है, लेकिन उसकी कीमत कितनी थी? 10,00,000 रुपए की कीमत थी। अब आप पैसे मांगने पहुंच गए 10,00,000 रुपए दो मुझे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपके जितने भी कवर थी, जो भी आपकी पॉलिसी में अमाउंट लिखा था, उतना पे ही पैसा आपको मिलेगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। मरीन इंश्योरेंस भी टाइप के हो सकते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा इंश्योरेंस के कितने टाइप हो सकते हैं, हमने 4 टाइप पढ़े, उसके अंदर आया था मरीन इंश्योरेंस। अब मरीन इंश्योरेंस के भी 3 टाइप हो सकते हैं। वो कौन से टाइप होते हैं? सबसे पहले डैमेज टू शिप, अगर शिप को कोई नुकसान हो गया तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। इसके बाद लॉस टू कार्गो, कार्गो यानी कि आपका जो सामान है अगर उसमें नुकसान हो गया तो जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसको पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद लॉस ऑफ फ्रेट, मान लो जो आपका का सामान था उसको डैमेज भी नहीं हुआ, आपकी शिप को भी डैमेज नहीं हुआ, लेकिन जो आपका सामान था ना वो खो गया, लॉस हो गया, तो क्या होगा? वहां पे भी कंपनी को पैसे देना पड़ सकता है अगर आपका इस टाइप का इंश्योरेंस है। कौन सा इंश्योरेंस? मरीन इंश्योरेंस इस टाइप का है, तो कंपनी को इसके अंदर भी पैसे देने पड़ सकते। इसके बाद टॉपिक 4 हमारे पास आता है पोस्टल सर्विसेज। अब देखो अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाओगे तो आपको पता है वहाँ पे क्या होता है। पोस्ट ऑफिस में अगर आपको कोई भी सामान, कोई भी लेटर, एक छोटा सा पेपर या फिर एक सर्टेन वेट की चीज कहीं पे पोस्ट करानी है, कहीं पे भेजनी है, तो आप क्या करते हो? पोस्टल सर्विस लेने पोस्ट ऑफिस के अंदर जाते हो। उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टल सर्विसेज बोलते हैं, जो कि आप पोस्ट ऑफिस से लेते हो, उसको हम बोलते हैं मेल फैसिलिटी। अब जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, वो बेसिक बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। जो गरीब लोग होते हैं ना, वो क्या होते हैं, वो जैसे गांव वगैरह में रहते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे जरूरी नहीं है कि बैंक होगा ही होगा, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, वो जरूरी होता है कि जो पोस्ट ऑफिस है वो होगा ही होगा। तो अगर लोगों को बैंकिंग सर्विसेज चाहिए तो वो क्या करेंगे? शहर में जाएंगे। मान लो शहर 10 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है, रोज तो 10-20 किलोमीटर वो नहीं जा सकते, तो वो क्या करेंगे? बेसिक बैंकिंग सर्विस पोस्ट ऑफिस से ले लेंगे। तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है? बेसिक फाइनेंसिंग सर्विसेज भी देता है, जैसे कि सेविंग स्कीम वगैरह वगैरह। इसके बाद टॉपिक 5 हमारे पास आता है ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होती है? सपोज ये कंपनी है, ये यूएसए के अंदर है। क्या है? यूएसए के अंदर है। चलो इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। मुंबई के अंदर है। किसके अंदर है? मुंबई के अंदर है। अब ये गुड्स बनाती है। क्या बनाती है? गुड बनाती है। अब वो जो गुड है ना, इसको कहाँ भेजना है? दिल्ली में ही घर पे भेजना है। क्या भेजना है? दिल्ली के लोगों को ये वाला गुड यूज करना है। तो वो क्या करेगी? वो ट्रांसपोर्ट कराएगी। क्या कराएगी? ट्रांसपोर्ट कराएगी, यानी कि अपने गुड्स को यहाँ से यहाँ पर भिजवाएगी। और ट्रांसपोर्ट जिस कंपनी से वो कराएगी, वो कंपनी क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कस्टमर्स को देती है। तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस क्या होता है? अपने गुड को या फिर किसी भी चीज को इधर से उधर पहुंचाना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। गुड अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे गुड का प्रोडक्शन हो रहा है वहां से उठाना, जहाँ पे उसे कंजम्पशन करना है, उस गुड को कंज्यूम करेगा कस्टमर, वहां तक उसको पहुंचाना। यहाँ से उठा के जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां से उठा के कंज्यूमर तक पहुंचाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसके बाद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रोड। अगर हमें इफेक्टिव ट्रांसपोर्टेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन जल्दी करना है, तो हमें क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। किसका? हमारा रोड का।
एग्रीकल्चर एंड फूड, मैसिव लॉस इन ट्रांसपोर्टेशन। अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा नहीं होगा तो एग्रीकल्चर या फूड इंडस्ट्री जो है उसके अंदर नुकसान हो सकता है। एग्रीकल्चर के अंदर क्यों हो सकता है? वही जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट होते हैं, या फिर जो खाने की चीज़ें होती है वो ख़राब हो जाती है ना। मान लो 10 दिन में वो ख़राब होने वाली है, 10 दिन में वो जहाँ तक पहुँचनी थी वहाँ तक पहुँची ही नहीं, तो क्या हो सकता है? मैसिव लॉस हो सकता है इन वाली इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है टॉपिक 6, वेयर हाउस सर्विसेज। वेयर हाउस सर्विसेज क्या होती है? सपोज एक कंपनी है, ये कस्टमर है, ये कस्टमर कंपनी के पास आता है, कंपनी से बोलता है, कंपनी कंपनी तुम जो ये वाला पेन बनाती हो ना, ये वाला पेन मुझे दे दो। तो कंपनी बोलती है रुक हम देते हैं। फिर कंपनी अपनी फैक्ट्री में जाती है, जो भी कंपनी का मालिक है वो अपनी फैक्ट्री में जाता है, बोलता है ये वाला पेन बनाना स्टार्ट कर दो, बना के मुझे दे दो, मुझे कस्टमर को देना है। ऐसा हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे बीच में आता है वेयर हाउस। क्या आता है? वेयर हाउस बीच में आता है। वेयर हाउस के अंदर क्या करती है? कंपनी गुड्स को बना के वेयर हाउस में रख देती है। जब भी कस्टमर आता है, कंपनी क्या करती है? गुड्स को बना के वेयर हाउस में रख देती है। जब भी कस्टमर आता है, इस वेयर हाउस से निकाल के गुड्स किसको दे देते हैं? लोगों को दे सकते हैं, कस्टमर को दे सकते हैं। उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। राइट क्वालिटी एट द राइट प्लेस इन द राइट टाइम इन द राइट फिजिकल फॉर्म एट द राइट कॉस्ट इज कॉल्ड वेयर हाउस फैसिलिटी। टाइप ऑफ वेयर हाउस, कितने टाइप के वेयर हाउस हो सकते हैं? वेयर हाउस क्या होते हैं? जहाँ पे हम अपना सामान स्टोर करते हैं, उसको हम बोलते हैं वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस कितने टाइप के हो सकते हैं? एक हो सकता है प्राइवेट, जैसे मेरी एक कंपनी है, मैंने अपना खुद का वेयर हाउस बनाया हुआ है, अपनी कंपनी के लिए वेयर हाउस बनाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट वेयर हाउस। इसके बाद पब्लिक वेयर हाउस, इसके अंदर कोई भी पैसे दे के अपना सामान रख सकता है, उसको हम बोलते हैं पब्लिक वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस, जो भी हम सामान बाहर से मंगाते हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मैं सामान यूएसए से इंडिया में मंगा रहा हूँ और इंडिया से श्रीलंका भिजवा रहा हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? सामान रखने के लिए थोड़े टाइम के लिए क्या चाहिए? वेयर हाउस चाहिए। तो उसको क्या बोलता हूँ मैं? बॉन्डेड वेयर हाउस बोलता हूँ। इसके अंदर मुझे टैक्स वगैरह देना पड़ता है गवर्नमेंट को। इसके बाद गवर्नमेंट वेयर हाउस, गवर्नमेंट अपने थ्रू थोड़े से वेयर हाउस खोलती है, उसके अंदर आप पैसे दे के अपना सामान रख सकते हो। इसके बाद कॉर्पोरेटिव वेयर हाउस। कॉर्पोरेटिव वेयर हाउस क्या होता है? कुछ लोग ग्रुप बना लेते हैं, बहुत सारे लोग ग्रुप बना लेते हैं और एक बड़ा सा वेयर हाउस खोल लेते हैं। क्या कर सकते हैं? वेयर हाउस खोल लेते हैं बड़ा सा। अब ये सारे लोग इसके अंदर क्या रख सकते हैं? अपना अपना सामान रख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेटिव वेयर हाउसेस। अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, यानी कि वेयर हाउस सर्विस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले कंसोलिडेशन, सारा सामान हम एक जगह पे रख सकते हैं। बल्क, बहुत सारा सामान हम बना सकते हैं, रख सकते हैं। स्टॉक पीलिंग, यानी कि स्टॉक कभी भी हमारा खराब नहीं होने वाला। वैल्यू एडेड सर्विसेज, अब जो मेडिसिन होती हैं उनको क्या रखना पड़ता है? ठंडे टेम्परेचर में रखना पड़ता है, तो वो सर्विसेज भी वेयर हाउस के अंदर हमें मिल जाती है। अगर हमें ठंडे टेम्परेचर वाला वेयर हाउस चाहिए तो वो भी हम बनवा सकते हैं या फिर सर्विसेज ले सकते हैं। प्राइस स्टेबलाइजेशन, यानी कि सपोज आज मार्केट के अंदर मेरे सामान का प्राइस कम चल रहा है, तो मैं वेयर हाउस के अंदर रख ले रहा हूँ बना के। अब कल को जब प्राइस बढ़ेगा तो उस वेयर हाउस से निकाल के बेच दूंगा, तो प्राइस स्टेबलाइजेशन भी उसके अंदर आ जाता है। फाइनेंसिंग, अभी देखो मेरे को ना पैसे की जरूरत है, लेकिन मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला हम तुझे पैसे तो दे देंगे, लेकिन तुझे हमारे पास कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। गिरवी यानी कि प्लेज करवाना पड़ेगा, गारंटी देनी पड़ेगी कि भाई अगर तूने कल को पैसे नहीं दिए, बैंक ऐसा बोल रहा है, अगर तूने कल को पैसे नहीं दिए तो हम ये वाला सामान बेच के अपने पैसे वसूल कर सकते हैं। अब मैं बोलता हूँ यार मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, जो मेरे वेयर हाउस है ना उसके अंदर मेरा बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? बहुत सारा चीज मैंने बना के वहां पे रखी हुई है, तो वो क्या कर सकता हूँ? वो सारी चीजें मैं प्लेज करवा सकता हूँ बैंक के पास। बैंक देखो ये वाली सारी चीजें तुम अपने पास रख लो और मुझे थोड़े दिन के लिए पैसा दे दो, जब मैं पैसे तुम्हें वापस दूंगा तुम ये वाली चीज मुझे वापस दे देना। तो हमारी फाइनेंसिंग में भी क्या हो जाती है? हेल्प हो जाती है। किसकी वजह से? वेयर हाउसिंग की वजह से।